हेलो एवरीवन, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रिक्शन। स्पेशली फ्रिक्शन में हम क्या बात करने वाले हैं? तो फ्रिक्शन में बात करेंगे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे ब्लॉक्स एक टाइप के जिसमें ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन होगा, राइट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स होंगे। साथ ही साथ उनका रेंज, मिनिमम फोर्स एफ का रेंज, सो दैट की बॉडी स्टेशनरी रहे, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो पे रहे। ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम कई पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिकैप में कि पिछली वीडियो हमने क्या बात किया था। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था फ्रिक्शन के बेसिक डेफिनेशन के बारे में, फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बारे में हमने बात किया था। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स है जो कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग लगता है। ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। इन कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे होता है। ये कब लगता है? जब बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, राइट। यानी कि बॉडी मूव नहीं कर रही लेकिन मूव करने की कोशिश कर रही है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं। मतलब एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स के। जब तक से बॉडी रुका हुआ है तो जितना फोर्स हम लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होगा, और ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का बाय द वे मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये डिपेंड करता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, राइट। नॉर्मल कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, और ये होता है एफ एल इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और म्यू एस लगा सकते हैं इसको। और यहाँ जो म्यू है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। ये हो गया म्यू, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ओके। और ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद हमने बात किया था लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी मूव कर रही होती है, राइट। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आता है? जब बॉडी मूव कर रही होती है और ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि बॉडी का मोशन क्या है, किस तरह का मोशन, एक्सेलेटेड है, नॉन एक्सेलेटेड है, एज लॉन्ग एज बॉडी इज मूविंग, राइट। लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है कांस्टेंट और स्लाइटली लेस देन होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइटली मोर देन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, राइट। ये है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का, सॉरी, ये लिमिटिंग कर दिया मैंने ना, काइनेटिक फ्रिक्शन करना, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू के, म्यू इंटू के, सॉरी म्यू के इंटू एन। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। कोई दिक्कत? म्यू के यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये सब हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं विच इज इजियर, पुलिंग और पुशिंग। अब ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली अगर हम बॉडी को, एक ब्लॉक है, इसको अगर मुझे मूव कराना है इस डायरेक्शन में, राइट, या फिर इफ आई वांट टू मूव दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, तो मैं दो तरीके से फोर्स लगा सकता हूँ। ठीक है, कैसे? या तो मैं ऐसे लगाऊं फोर्स, ठीक है, एक सर्टेन एंगल पे, कोई दिक्कत। और या फिर मैं इसको, ये हो गया हमारे पास पुश, इसको बोलेंगे पुश। और या फिर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं सर्टेन एंगल पे, थीटा पे, और ये हो गया हमारे पास पुल। तो विच इज इजियर, पुश और पुल?
ये कैसे पता चलेगा? अब बोलोगे सर नॉर्मली तो दोनों सेम ही होता है। नहीं, इसका एक रीजन है, अभी देखते हैं। जब इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट, टिश्यू फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसका बनाए तो क्या बनेगा? ऊपर लगे, नीचे आएगा इसका वेट mg, ऊपर लगा नॉर्मल, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे करके ये जो फोर्स है ये एफ इधर लगा रहा है, दोनों में हम एफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस मीन्स दिस एंगल इज थीटा, है ना? अब इसके चलते इस एफ का दो कॉम्पोनेंट हम लेंगे, एक लेंगे इधर, है ना, ये आएगा एफ कॉस थीटा, और एफ का एक और कॉम्पोनेंट होगा जो वेट के अलोंग लगेगा, तो हम यहाँ पे इसे प्लस कर देते हैं, एफ साइन थीटा, कोई दिक्कत? अब सिंस हॉरिजॉन्टल में इधर फोर्स लग रहा है, यानी बॉडी इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको अपोज करने के लिए ब्लॉक पे इधर फ्रिक्शन लगेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं? तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम यहाँ पे बात करें कि नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो गया? mg प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है? और फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू एन, दैट मीन्स म्यू इंटू mg प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है? ये हमने मान लिया कि ये है एफ पुश, पुश के टाइम पे इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट? अब सेम सिनारियो देखते हैं। ये एक तरह से समझो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, यानी कि हमको अगर बॉडी मूव कराना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमें मिनिमम इतना फोर्स लगाना होगा, राइट? ये अगर एस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो मिनिमम वी हैव टू अप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स ताकि बॉडी मूव कर सके। अब पुलिंग के केस में क्या होगा? अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहाँ ऊपर होगा नॉर्मल, नीचे आ जाएगा हमारे पास mg, ठीक है? अब यहाँ पे ये है एंगल थीटा, ठीक है? इस एंगल पे फोर्स लग रहा है हमारा थीटा पे, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, ये हो गया एफ कॉस थीटा, और इसका एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा नॉर्मल के लॉन्ग, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है? प्लस में नॉर्मल के साथ ऊपर ही लग रहा है, और सिंस बॉडी इधर इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? इधर, राइट? अब यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू इस केस में क्या आएगा? तो हमें अगर वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन लिखे तो क्या आएगा? एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, विच मीन्स n इज इक्वल्स टू mg माइनस एफ साइन थीटा, है ना? और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन, विच मीन्स म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है मिनिमम मूव कराने के लिए? mg प्लस एफ साइन थीटा, और यहाँ पे कितना लग रहा है? mg माइनस एफ साइन थीटा। तो अगर मिनिमम फोर्स, कम फोर्स किधर लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव कराने में? ऑब्वियसली इधर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये कम है, यानी कि जो हम पुल कर रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, और पुश करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से पुश करने में बॉडी में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और पुल करने में कम फोर्स में हम उसको पुल कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए जो पुलिंग होता है वो ईजियर होता है पुशिंग से। समझ में आई बात? किसी बॉडी को अगर मूव कराना है तो पुल हम करेंगे रेदर पुश, राइट? जिससे कि हमें कम फोर्स लगाना पड़े। समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है? अब हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बात करते हैं कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी बोर्ड्स में इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आया हुआ है। तो इस पे अगर हम बात करें कि ये क्या है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल, तो इसको भी हम ऐसे देखते हैं। यहाँ पे ये है, अभी हमको पता है कि कम फोर्स, यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है, तो सबसे कम फोर्स किधर लगेगा? पुल में लगाना पड़ता है, राइट? तो हम मान लेते हैं कि एक सर्टेन एंगल पे हम एफ लगा रहे हैं, ये एंगल है थीटा, इधर हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एन mg, और बॉडी इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है? अब सिंस बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ओके? अब एन का वैल्यू यहाँ पे हमें पता है क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है? अब ध्यान समझो, अगर हम ये म्यू एस ले रहे हैं, ठीक है? म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमें बॉडी को मूव कराने के लिए कम से कम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा, है ना?
बॉडी को मूव कराने के लिए कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो एफ कॉस थीटा है एटलीस्ट इसके बराबर होना चाहिए, तभी बॉडी आगे मूव करेगा। मतलब वो उसमें स्टैंड स्टिल पोजीशन होगा तो उसमें हल्का सा भी स्लाइटली भी एफ कॉस थीटा का वैल्यू ज़्यादा हुआ इस फ्रिक्शन से, राइट, तो बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो मिनिमम इतना तो होना चाहिए, दैट मीन्स फॉर मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ पे म्यू आ जाएगा एक, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे म्यू एफ साइन थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ को हमने ब्रेक कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, म्यू एम जी, है ना। अब यहाँ पे हम एफ इज इक्वल टू लिख लेंगे म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये है कि फोर्स का वैल्यू, कि फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है बॉडी को मूव कराने के लिए, इतना। अब यहाँ पे हम मिनिमम के बारे में बात करें कि ये मिनिमम वैल्यू कब होगा, एफ मिनिमम कब होगा, जब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मैक्सिमम हो। समझ आई बात, ये रेशियो में है ना, म्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, एम को चेंज नहीं कर सकते, जी को चेंज नहीं कर सकते, तो हम बात करते हैं ये थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में थी, कि ये एफ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है ये जो है मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम मिनिमम पड़े हो, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके थीटा से और जीरो से इक्वेट कर दे। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, अगर डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, राइट, अगर हम इसको मान लेते हैं वाई, तो डी वाई अपॉन इफ वाई इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू होगा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो, और प्लस म्यू कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब इसको फॉर मैक्सिमम वैल्यू इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, फॉर मैक्सिमा हम क्या कर देंगे, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। और इसको फर्दर करें तो ये कॉस थीटा नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू, और यहाँ से आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि मिनिमम फोर्स किस एंगल पे अगर हम मूव कराएं, मतलब लगाएं फोर्स, सो दैट कि बॉडी सबसे मिनिमम फोर्स पे मूव करे, तो वहाँ पे आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। ये थीटा है, तो टेन थीटा, और म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, इतना हम लगाएं बॉडी तो इतना मतलब इस एंगल पे फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव कर लेगी। अब टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्दर, अगर टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू है तो इसको म्यू बाय वन लिख सकते हैं, रेशियो निकालना होता है। ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब अगर हम ये ट्राइंगल देखें तो ये थीटा है, अगर थीटा है तो ये हाइट हो गया म्यू वन, और ये क्या होगा, स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, बताता हूँ, ये मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये पता है, ये नाइन्थ टेंथ में पढ़ाया था ये वाला पार्ट, कि कैसे हम टेन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो इस केस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू अपन स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी तरह का कुछ नहीं। अब हमारे पास पता था कि एफ का जो वैल्यू है वो है हमारे पास म्यू एम जी, यहाँ पे ध्यान देखो, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, राइट। ये था वैल्यू फॉर एफ मिनिमम। एफ मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, म्यू एम जी तो ऊपर रहेगा ही, यहाँ कॉस थीटा के जगह पे हम यहाँ पुट कर देंगे वन प्लस वन बाय स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर,
प्लस यहाँ पे आ जाएगा म्यू बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब इन दोनों को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये म्यू एम जी। अब देखो ये एलसीएम लेंगे, 1 प्लस म्यू स्क्वायर है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी म्यू है और म्यू साइन थीटा था, तो म्यू स्क्वायर। ये हो गया म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ मिनिमम इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आ गया, ये है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए ब्लॉक। कितना फोर्स लगेगा, म्यू एम जी स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, कितने एंगल पे लगेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू पे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए मिनिमम हमें इतना फोर्स लगाना होता है, म्यू एम जी डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर अलोंग द प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें हम बात करते हैं फ्रिक्शन एज ए कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, और इसी पे हम बात करेंगे फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो ये है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। होता क्या है कि जब हम ये है बॉडी, ठीक है, इसको हम इधर मूव करें, इधर फोर्स लगाएं इस पे, तो बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करेगी। जैसे मूव करने की कोशिश करेगी तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट होगा। इधर नॉर्मल तो है ही, फ्रिक्शन फोर्स, तो जो हमारा जो कांटेक्ट फोर्स होगा एफ सी, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बात आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेमडा दिख रहा है, ये है जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लेते हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर हो गया नॉर्मल, तो नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पर यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये क्या है, द एंगल which is which the resultant of the force of limiting friction FL, right, and normal reaction N mixed with the direction of normal reaction N। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है यानी कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। ये हो गया लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, तो लेमडा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10 लेमडा इज इक्वल्स टू 10 लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, है ना। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन, ये एन एन, और बाय द वे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे म्यू एल भी कर सकते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, पहले तो यहाँ पे क्या, 10 लेमडा इज इक्वल टू हो गया म्यू एल, ठीक है, या फिर लेमडा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू एल। ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो एंगल फ्रिक्शन है, अगर हम सोचे तो ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए है, ठीक है, पर अगर नॉर्मल इस एंगल के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, ये जो एंगल है इसको मान लें अगर हम थीटा, तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम तो ये लेमडा होगा, ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम होगा ऑब्वियसली जब फ्रिक्शन बॉडी रेस्ट पे हो, फ्रिक्शन जीरो होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो लेमडा का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है थीटा, वो जीरो से एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में लाई करता है ना, ये एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स कब होगा, मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स होगा जब फ्रिक्शन जीरो, यानी बॉडी सिर्फ रेस्ट पे हो और कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो फ्रिक्शन जीरो, तो वहां पे सिर्फ हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा एन। मिनिमम की और मैक्सिमम कितना होगा, तो जब फ्रिक्शन पूरा मैक्सिमम हो, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो मिनिमम होता है एन, एन से बड़ा होगा इक्वल टू कॉन्टैक्ट फोर्स, और लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का रेंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 10 केजी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ध्यान सुनना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 49 न्यूटन
इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 10 kg। जब भी ये सुने ना जस्ट बी एबल टू मूव अ ब्लॉक, तो समझ लेना कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, ये जस्ट इक्वल टू है, मतलब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इक्वल नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, पर ऑलमोस्ट इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स के, जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, राइट। ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पे बॉडी है, ये इधर इसको हम इधर मूव करा रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इधर अपोजिट लगेगा। तो ये हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं ये 49 न्यूटन का, इधर फ्रिक्शन लगेगा, राइट। और ऊपर ये 10 kg का है, ऊपर लगेगा ये हमारा नॉर्मल, और नीचे लगेगा mg। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, और m का वैल्यू 10 है, और g का वैल्यू भी हम 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सिंस मैंने बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है द 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक ऑफ वुड, जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक, तो इसमें क्या होगा इस केस में कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जा रहा है, 49 न्यूटन, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि म्यू इंटू 100 इक्वल्स टू 49। तो हमारे पास म्यू का वैल्यू कितना हो गया, 49 डिवाइड बाय 100, विच मीन्स 0.49, ये है हमारा म्यू का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब निकालना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू, विच मीन्स, या इसको हम ऐसे यहाँ पे, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 0.49, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ओके। अब हम बात करते हैं मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। अब मोशन ऑन रफ इंक्लाइन, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, क्या था उसमें कि ऐसे करके एक इंक्लाइन सरफेस है, अब ये है थीटा, इस पे अगर हम एक ऐसे करके ब्लॉक रखें और जिसका मास m हो, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया था। इस पे इधर ये एक्सिस से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा इसका वेट mg, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा, और थीटा का दो कॉम्पोनेंट ले लेंगे हम, एक इधर आएगा mg साइन थीटा, और इधर आएगा mg cos थीटा, और इधर ऊपर लगेगा नॉर्मल। ये था नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो जी साइन mg साइन थीटा इधर अलोंग डाउनवर्ड लगेगा अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, और जिसके चलते बॉडी नीचे मूव करेगा। लेकिन सिंस ये रफ इंक्लाइंड सरफेस हम ले रहे हैं, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स सिंस बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट, इधर लगा फ्रिक्शन फोर्स हमारा, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स का अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, राइट, तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ले तो म्यू इंटू एन, एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा, सिंपल बात। अगर एम जी साइन थीटा जो है, एम जी साइन थीटा का वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हुआ तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर एम जी साइन थीटा का वैल्यू ये जो मैक्सिमम वैल्यू इससे कम हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, क्योंकि बॉडी उसमें रेस्ट पे रहेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर। तो हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन ब्लॉक बॉडी इज एट रेस्ट, उस केस में क्या लगेगा हमारे पास, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एम जी साइन थीटा लेगा, यानी कि ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, जितना अप्लाइड फोर्स होता है उस पर एम जी साइन थीटा, ये इसी को अपोज कर रहा है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा ये, लेकिन अभी
mg sin थीटा ही होगा। और व्हेन बॉडी इज मूविंग, व्हेन बॉडी इज मूविंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, f का वैल्यू हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। और यहाँ पे ये जो म्यू है ना, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो बॉडी मूव कर लेगी तो ये हो जाएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगा म्यू mg cos थीटा। और ये जब से बॉडी मूव नहीं कर रही तो जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है। कहीं से कोई दिक्कत यहाँ पे? ये तो था जब बॉडी नीचे मूव करेगी, ठीक है। अब हम क्या करें, इस पे फोर्स लगाएं। अगर मान लो इधर फोर्स लगाएं, तो जैसे जैसे फोर्स लगाए तो इसको बॉडी को, मतलब ये नीचे की तरफ लग रहा है, जैसे बॉडी को ऊपर की तरफ हम मूव करना शुरू करें एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो क्या होगा, द मोमेंट द बॉडी वांट्स टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, यानी तो उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जाने लग रही है ना? समझ में आई बात? तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा शुरू होगा। वो mg साइन थीटा का डायरेक्शन हो जाएगा, जैसे बॉडी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। क्लियर? तो ये हम आगे मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं आगे यूज करेंगे जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहेंगे अप्लाइड फोर्स का, मतलब फोर्स का जो रेंज निकालेंगे, उसमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में और एंगल ऑफ स्लाइडिंग के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले ना एक छोटा सा, मतलब एक एक्टिविटी कर लेते हैं। मतलब एक्टिविटी क्या है, जस्ट इमेजिन करो, एक नॉर्मली जैसे मान लो कि अ, एक स्लाइड है ऐसे करके, इस पे हम, या कोई कार्डबोर्ड वगैरह लेकर के देख सकते हो। इस पे एक ना मैं छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रखा, या मान लो कि एक ब्लॉक रख दिया छोटा सा कोई। अब क्या है, पहले इसको थीटा को कम रखें हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बॉडी ऑब्वियसली इस पे रहेगा। अब धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे करके ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे, तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, यानी ये इसका जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ता जाएगा, तो कुछ देर तक तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा कि ये मूव करने लगेगी इधर, ये वापस नीचे आने लगेगी। इसका मतलब उस केस में क्या हुआ, फ्रिक्शन तो लग रहा था, बट एक ऐसा टाइम आया जब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, यहाँ इस डायरेक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था, इधर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ाते हैं तो, राइट, और ये बॉडी मूव करने लगती है। क्लियर? तो ये थीटा है ना, ये इस थीटा को, जिस वो एंगल जिस पे बॉडी स्लाइड करने लगे खुद ब खुद, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ यहाँ पे स्लाइडिंग, और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। आई होप कि इसको समझ में आ गया एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या मैं बता रहा हूँ। ये वो एंगल है जब स्लाइड को हम ऊपर उठाते रहते हैं तो फ्रिक्शन है, डिस्पाइट हैविंग फ्रिक्शन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड, तो उस एंगल कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा होता। तो एंगल ऑफ रिपोज का अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल एट which a body placed on it just begins to slide down, or equivalently the maximum angle of inclination of a plane with the horizontal at which body placed on it do not slide down। दोनों कह सकते हैं, मतलब कि वहां पे इस एंगल पे ना बॉडी जो है जस्ट अबाउट टू मूव होगा, या तो मूव करना स्टार्ट करेगा या अबाउट टू मूव होगा, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो ये हो गया एंगल, ये हो गया स्लाइड हमारा, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इधर लग रहा है हमारा mg, अगर ये mg है तो ये एंगल थीटा, इस इसका कॉम्पोनेंट mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इधर n, इधर f। और f का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू बात करें तो म्यू n, यानी कि म्यू mg cos थीटा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत? अब ये जो म्यू mg cos थीटा आया हमारे पास, है ना, अगर बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है या फिर मैक्सिमम वैल्यू लिखे, तो उस केस में क्या करेंगे, एफ को हमें एम जी साइन थीटा से, क्योंकि जो मूव कराने सरफेस के लिए जो मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स वो एम जी साइन थीटा, इसके बराबर होगा एफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट कर देंगे, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू
म्यू एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा ये एम जी कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू आ गया। और यहाँ से आता है हमारे पास कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। ये है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। अब ध्यान से देखो, एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के केस में हमने देखा था, राइट, है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के केस में भी हमने ये देखा था, लैम्डा। तो होता क्या है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है हमारा ना, एंगल ऑफ रिपोज, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही होता है, मैथ न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं ना? ओके, आगे बढ़े। तो हम बात करते हैं अब, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखा है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ प्लेन inclined at an angle 37 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.7. What will be the frictional force acting on the block and what is the force applied by inclined plane on the block? सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सेकंड हमें निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो हमारा जो सिनारियो है ऐसा दे रखा है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल दे रखा है इन्होंने 37 डिग्री, इस पे यहाँ पे ब्लॉक है ना, और इसका मास 2 kg है, तो इससे फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा है नॉर्मल, ये एम जी, और एम जी को हम ऐसे 2 इंटू वैसे लिख देते हैं एम जी, इधर कितना होगा एम जी, ये एंगल भी 37 डिग्री होगा तो एम जी कॉस 37 डिग्री, इधर आ जाएगा एम जी साइन 37 डिग्री, ये हमारा नॉर्मल है, और इधर लगेगा हमारे पास फ्रिक्शन। कोई दिक्कत, तो एन का वैल्यू कितना होगा, एम जी कॉस 37, और एम का वैल्यू है 2 जी का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास एम का वैल्यू है 2 इंटू 10 20, कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो विच मीन्स 16, एन का वैल्यू हमारे पास 16 न्यूटन आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन, और म्यू इन्होंने दे रखा है 0.7, विच मीन्स फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 0.7 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 11.2 न्यूटन। कहीं से कोई कंफ्यूजन? फिर हमने बात किया इस एम जी साइन 37, ये जो फोर्स इधर लग रहा है, एम जी साइन 37 का वैल्यू कितना है, एम जी साइन 37 का वैल्यू है फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, वार्ड फोर्स अलोंग inclined surface। अच्छा, ये जो जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये ना नॉर्मली जब कैलकुलेशन करने लगे हमें, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हमें हर एक स्टेप को लिखना पड़ेगा। तो एम जी साइन थीटा साइन 37 डिग्री, ये कितना होगा, एम अगेन 2 इंटू 10 20, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो ये कितना हो गया, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 न्यूटन। ठीक है, तो देखो इधर लग रहा है कितना, 12 न्यूटन, इधर लग रहा है कितना, 11.2 न्यूटन, है ना। तो इसका मतलब क्या, बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी, है ना। ध्यान रहे, अगर जो हमारा म्यू एन हमने कैलकुलेट किया है, इसका वैल्यू 12 से ज़्यादा होता तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता, 12 न्यूटन, क्योंकि उस समय बॉडी रेस्ट पे होती। लेकिन सिंस ये फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द सरफेस, ये ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू से, अगर लिमिटिंग वैल्यू दिया रहता तो इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, पर हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 12 इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब बॉडी इधर मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा, है ना। तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो यही आएगा, 11.2 न्यूटन। तो व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो उस केस में हम लिख सकते हैं 1 के केस में F इज इक्वल्स टू 11.2 न्यूटन।
अब ये हमेशा ध्यान रखना कि हम F इक्वल टू म्यू एन करके कैलकुलेट कर लेंगे फ्रिक्शन फोर्स कभी, लेकिन इसको जल्दीबाजी में आंसर मत देना। चेक करना कि वेदर बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो ऑब्वियसली वही आंसर होगा, पर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे फ्रिक्शन के मतलब फ्रिक्शन जिसको काउंटर कर रहा है वो जो नेट फोर्स लग रहा है उसके बराबर फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है? एक नॉर्मल लगा रहा है, एक फ्रिक्शन लगा रहा है, यानी कि हमसे पूछा गया कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? एफ सी का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और एन का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया था 16, 16 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का वैल्यू 11.2 का स्क्वायर। दैट्स इट। जो इसका वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा। फाइन, आई होप कि ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। ओवरऑल यही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा गया कि a force of 400 न्यूटन acting horizontal pushes up a 20 kg block placed on rough inclined plane which makes an angle 45 degree with the horizontal. The acceleration experienced by the block is 0.6 meter per second square. Find the coefficient of sliding friction between the box and the incline. अब इस केस में देखो, समझो क्या कुछ बोला गया है। अच्छा एक और बहुत अच्छी हैबिट है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना तो ट्राई करो आपकी एक रफ स्केच बना लो। रफ स्केच बनाने से क्या होगा, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, विजुअलाइजेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और हम क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व करने, मतलब क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप सोचो कि मनी मन सिर्फ गिवन डेटा लेकर के हम सॉल्व कर ले तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आता है, राइट? तो हमेशा कोशिश करो कि एक रफ स्केच बना ले कि हो क्या रहा है सिनारियो का, जिससे हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो फोर्स कितना है, 400 न्यूटन हॉरिजॉन्टली लग रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे करके बात करें, इधर हो गया ये, अब ये सब मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ ये बताता हूँ। देखो फोर्स हमारा लग रहा है इधर, ये हो गया 400 न्यूटन, है ना? इधर लगेगा हमारा फोर्स कितना है, ये है 20 केजी का, तो 20 इंटू 10 200 न्यूटन, है ना? एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री थीटा का वैल्यू। तो इधर इधर कितना लगेगा 200 कॉस 45, और कॉस 45 वैल्यू होता है √2, है ना? तो यहाँ पे हम 200 बाय √2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर लग रहा है, इधर क्या लगेगा, साइन 45 का वैल्यू भी √2 होता है, तो इधर लग जाएगा 200 अपॉन √2 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ऊपर लगेगा हमारा नॉर्मल इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? अब ये 400 न्यूटन है, इसको इधर ले लें हम, ये 400 है, इसको हम यहाँ से हटा करके इसको हम यहाँ लिख दें ऐसे करके, ये 400 न्यूटन। तो देखो ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 400 का 45 अगेन 40, मतलब 45 का कॉस 45 साइन 45 दोनों √2 ही होता है, तो इधर इधर लगेगा, इसका एक कॉम्पोनेंट आएगा 400 अपॉन √2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन इधर भी लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसको हम ऐसे कर लेते हैं प्लस 400 बाय √2 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? इधर 200 √2 लग रहा है, इधर 400 √2 लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? अगर अभी हमने फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, क्यों नहीं किया, रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं बॉडी किधर मूव करेगा। बॉडी अगर विदाउट फ्रिक्शन बॉडी जिधर मूव करने की कोशिश करेगा ना, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। ठीक है, तो सिंस ये इधर नीचे की तरफ 200 √2 लग रहा है, ऊपर की तरफ 400 √2 लग रहा है, ये ज्यादा है ना, तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। उस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहाँ लगेगा। समझ में आई बात? क्लियर? तो हमारे पास पूछा गया है कि फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना, और साथ साथ ये जो बॉडी है इधर एक्सेलेरेट हो रही है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हम इसको इक्वेशन लिखे, एन का वैल्यू कितना आएगा, एन का वैल्यू आएगा 200 अपॉन √2 प्लस 400 बाय √2, तो दैट इज 4 + 2 600 अपॉन √2 न्यूटन, है ना? और फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, म्यू इंटू एन, विच मीन्स म्यू इंटू 600 अपॉन
√2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 600 को हम 300√2 लिख सकते हैं, तो म्यू इंटू 300√2 न्यूटन। ओके, अब हम इसको सरफेस के अलोंग अगर इसका इक्वेशन लिखे, फोर्स इक्वेशन, तो क्या आएगा? 400√2 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे डायरेक्ट √2 के साथ ही पहले लिख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। 400√2 माइनस 200/√2 इज इक्वल्स टू मास कितना है? 20 kg। 20 इंटू ए का वैल्यू है 0.6, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? अब ये बेसिकली है 200√2। और बाय द वे एक और चीज, फ्रिक्शन भी इधर लगेगा ना, एक इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन का यहाँ पे माइनस हो जाएगा म्यू 300√2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा 200√2, है ना? 200√2 और ये 100√2, तो मतलब 200√2 माइनस 100√2 दैट इज 100√2। 100√2 माइनस म्यू इंटू 300√2 इक्वल्स टू 12, राइट? अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, 12 को इधर ले आए तो 100√2, √2 का वैल्यू होता है हमारे पास 1.41, √2 का वैल्यू होता है, तो अगर 1.41 को 100 से मल्टीप्लाई तो 141 आएगा, 141, और ये 12 इधर आएगा तो -12 इक्वल्स टू म्यू इंटू 300√2 को हम लिख सकते हैं 3 4 3 12 एंड 3 1 3 4 423। तो हमारे पास 141 -12 ये आ गया 9 टू 129 डिवाइड बाय 423, ये इक्वल्स टू म्यू, और यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.3। ये हो गया म्यू का वैल्यू। कोई दिक्कत? ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चेक इन विच केस एक्स्ट्रा फोर्स इज नीडेड फॉर ब्लॉक टू स्लाइड। हमें पता करना है कि इन दोनों केस में किस में एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें ब्लॉक को स्लाइड करवाने के लिए। तो सिंपल सा केस है, ठीक है, जिसमें भी दोनों केस में जिसमें जो भी ये जो कंपोनेंट है mg sin थीटा का, इधर लगेगा ना mg sin थीटा, जिस केस में भी, दोनों के केस में mg sin थीटा सफिशिएंट हो, राइट, बॉडी को नीचे मूव कराने के लिए, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा फोर्स, म्यू mg cos थीटा। जिस इन दोनों केस में जिसमें म्यू mg sin थीटा ग्रेटर देन mg cos थीटा, तो वहां पे क्या आएगा, बॉडी खुद ब खुद स्लाइड करेगी, राइट। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसका एक तो ये तरीका है, दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज वाला केस। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता? कि मिनिमम एंगल, राइट, फॉर विच द बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, राइट, और मैक्सिमम एंगल अप टू विच बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द स्लाइड, ये है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, ये था ना थीटा का वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज का, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, राइट। अब यहाँ पे अगर इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज है केस 1 के लिए, तो थीटा 1 क्या आएगा, टेन इनवर्स म्यू और 0.5, और ये जो अप्रोक्सीमेटली आएगा, ये आएगा 27 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। और थीटा 2 कैलकुलेट करें हम, तो वो आएगा टेन इनवर्स 0.9, और ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 42 डिग्री के, राइट। अब दोनों के कुछ देखते हैं। इसमें जो क्रिटिकल यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 27 डिग्री है, मतलब जो ये एंगल दे रखा है ये क्रिटिकल एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। इसका मतलब ये बॉडी खुद ब खुद मूव करेगा, है ना? तो इस केस में केस 1 में बॉडी विल स्टार्ट मूविंग ऑटोमेटिकली। लेकिन केस 2 में देखेंगे तो जो एंगल ऑफ रिपोज आ रहा है वो जो एंगल गिवन एंगल है उससे कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब बॉडी खुद ब खुद यहाँ पे मूव नहीं करेगी। बॉडी कब मूव करेगी, जब ये एंगल 37 डिग्री है ना, ये इस केस में 42 डिग्री के से ज़्यादा हो, तब ये बॉडी खुद ब खुद मूव करेगी, राइट। यही कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल ऑफ रिपोज का, राइट, और एंगल ऑफ स्लाइडिंग का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बॉडी विल मूव ऑटोमेटिकली, यहाँ ले सकते हैं बॉडी विल मूव
ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे होगा एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड, एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू मूव। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो ब्लॉक है M1 और M2 और ये दोनों इंक्लाइंड सरफेस पे रखे गए हैं और इनके बीच का एंगल जो है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, जो इनके ब्लॉक्स हैं, और कॉन्टेक्ट फोर्सेस इन बिटवीन दीज सर्फेसेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस निकालना हमें, तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस ब्लॉक पे कौन कौन से कॉन्टेक्ट फोर्सेस लगेंगे, और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लेट्स से कि दोनों एक्सेलरेशन ए है। अब दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या क्या लग रहा होगा यहाँ पे, एक तो कॉन्टेक्ट फोर्स हमारा यहाँ हो गया, दूसरा इनके बीच में लगेगा, और इधर F1 हो जाएगा इस पे फ्रिक्शन फोर्स, और इधर लग गया F2 इस पे फ्रिक्शन। राइट, अगर फर्स्ट ब्लॉक को हम निकालें, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इधर लग जाएगा नॉर्मल। अब 1 kg है, इधर हो जाएगा 1 × 10, तो ये आ जाएगा 10 cos 37, विच मीन्स cos 37 वैल्यू तो 4/5, तो ये हो गया 8। इधर आ जाएगा sin 37 डिग्री, sin 37 को 3/5, 3/5, 3/5 इंटू 3/5 मतलब ये हो गया 6, 10 × 3/5 देन इज 6। इधर इधर इस पे लगेगा रिएक्शन फोर्स जो 2 kg ब्लॉक लगा रहा होगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम n का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 10 cos 37 दैट इज 8। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स F1 कितना होगा, μ1 × N1, इसको ले लेते हैं N1, दैट इज 0.5 × 8, ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो गया 4। राइट, ये आ गया 4। तो अगर इसका हम फोर्स इक्वेशन लिखे सरफेस के अलोंग, तो क्या आएगा, 6 + r - 4 इक्वल्स टू, मास है हमारे पास 1 × a, 6 - 4 इज 2 + r इक्वल्स टू a। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, है ना। अब ये जो सेकेंड ब्लॉक है उसका अगर हम एवरीडी बनाए, उसका क्या आएगा, सेकेंड ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो ऊपर लग रहा होगा अगेन हमारा ये N2, इधर ये 2 kg है तो इधर आ जाएगा 20 kg, ये अगेन 37 डिग्री, तो ये होगा 20 cos 37 डिग्री, cos 37 का वैल्यू था 4/5, तो 20 × 4/5 दैट इज 16। इधर आ जाएगा क्या, 20 sin 37 डिग्री, अब sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 20 × 3/5 यानी कि 12, इधर आ गया। फिर जो रिएक्शन फोर्स है 1 kg 2 kg पे इधर लगा रहा होगा ये होगा रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स भी, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लग रहा होगा। अगेन यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा, n इज इक्वल्स टू 16, राइट। तो फ्रिक्शन F2 इज इक्वल्स टू μ2 × N2, और μ2 का वैल्यू है 0.2, 0.2 × 16, और ये आ जाएगा 3.2 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया 3.2 न्यूटन। अगर हम यहाँ पे फोर्स इक्वेशन लिखे अलोंग द सरफेस, तो कितना आएगा, 12 - r - 3.2 इक्वल्स टू 2a, और इसको सॉल्व करें 12 - 3.2 यानी कि 8.8 - r इक्वल्स टू 2a। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो क्या आएगा, ऐड इक्वेशन
1 एंड इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 8.8, ठीक है। और ये हो जाएगा 10.8, 12, 10.8, और यहाँ प्लस आर है और यहाँ माइनस आर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आर आर तो कैंसिल हो गया, एंड a प्लस 2a यानी 3a। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10.8 डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर मुझे इनके बीच का रिएक्शन फोर्स निकालना है, मतलब तो आर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 2, आर इज इक्वल्स टू a माइनस 2, और a का वैल्यू कितना है 3.6, 3.6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 1.6 न्यूटन। तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, राइट। ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिएक्शन फोर्स कितना है 1.6 न्यूटन। तो हमने n यहाँ पे ये हो गया n2, ये निकाल लिया है, ये n1 है, n1 भी निकाल लिया हमने, ये हो गया n1, हमारे पास n2 हो ही गया, f1 भी हमने निकाल रखा है, ये हो गया f1, और F2 हमने यहाँ निकाला 3.2 न्यूटन, तो ये हो गया F2 इज इक्वल्स टू 3.2 न्यूटन, ठीक है। तो ये सारे N1, F1 और R, ये हो गए इनके कॉन्टेक्ट फोर्स, फर्स्ट ब्लॉक पे लगने वाले, और सेकंड ब्लॉक पे निकलने वाले F2, N2 एंड R, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्टेक्ट फोर्स का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत।